तो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा क्या क्या पढ़ लिए हैं, तो हम लोग बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लिए बेटा, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े हैं बेटा कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 अगर किसी भी r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, रखे गए हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स लगता है उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और वो फोर्स है, उस फोर्स का मान कितना होता है, उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है बेटा, तो उस फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एकदम याद होना चाहिए, या F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे K का मान कितना होगा बेटा, K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ अच्छा आइए, कहते हैं क्या कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ ही बेटा, लेकिन उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को हम लोग डील करने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे आज न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। हम लोग क्या डील करने वाले बेटा, आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेटा, कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, है ना। तो ये चलेगा हमको लग रहा है अभी, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, वो सब सेगमेंट हम आपको बताएंगे, है ना। आइए चलो बेटा, कूलम्ब्स लॉ में अब आपके पास क्वेश्चन एक आया, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आया, कह रहे क्या कि मान लो कि दो चार्ज हैं, एक 4 कूलम का है बेटा और एक है -6 कूलम का। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन -6 कूलम चार्ज अगर इनकी बीच की दूरी 2 मीटर दिया गया है। ठीक है बेटा, आइए कह रहे क्या कि साहब दो चार्ज है, एक 4 कूलम का चार्ज है और -6 कूलम का चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज है बेटा। कह रहा है कि फाइंड द फोर्स, मतलब बल का मान बताएं क्या होगा किस पे, तो एक्टिंग ऑन -6 कूलम चार्ज, मतलब ये जो -6 कूलम का जो चार्ज है, ये आवेश है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है उसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अब ध्यान से देख बेटा, होगा क्या कि साहब ये 6 कूलम वाला चार्ज इस 4 कूलम वाले चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, और ये जो 4 कूलम वाला चार्ज है इस 6 कूलम वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट होंगे बेटा। तो यही फोर्स क्या लगेगा F, और इस F का वैल्यू निकालना है। तो सोचो कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है सर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या आपने कूलम्ब्स लॉ यही पढ़ा था बेटा कि दो चार्जेज अगर r डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, रखे गए होते हैं, तो उनके बीच का जो बल लगता है, फोर्स लगता है, वो होता है F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं बेटा, मान रख लेना है, बात खत्म। आइए K का मान कितना होगा, तो 9 × 10⁹ बहुत बढ़िया। Q1 चार्ज Q1, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। ठीक है, तो Q1 का मान कितना होगा बेटा 4 कूलम, Q2 का मान कितना होगा, अब 6 कूलम होगा बेटा कि -6 कूलम। तो याद करो जब हम आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे, तो उस कूलम्ब्स लॉ में हमने आपको क्या बताया था कि साहब जो चार्जेज होते हैं उस चार्जेज के सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को रखा जाता है, उसके परिमाण को रखा जाता है, उसके नेचर को नहीं रखा जाता है ना। यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज है कि निगेटिव नेचर का चार्ज है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसका परिमाण निकालना है बल का। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का क्या रखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाई आर का स्क्वायर, आर क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी दी गई है बेटा क्वेश्चन में, तो 2 मीटर दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 × 10⁹ 9 × 4 × 6 2 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना बेटा 2 × 2। आइए काटिए, इसको काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो आपका मान कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 9 छक 54, तो 54 × 10⁹ फोर्स है, इसका यूनिट क्या होगा बेटा न्यूटन, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, एकदम आसान सा चीज है बेटा, कुछ नहीं।
अभी जो भी न्यूमेरिकल करा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए करा रहे हैं बेटा, कंपटीशन के लिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। चलो इतना समझ में आया, जल्दी फटाक से जीरोक्स करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं क्या कि बाबू मान लो कि जैसे 2 चार्जेज हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है क्या कि मान लो कि 3 चार्जेज हैं। क्वेश्चन 2 कह रहे क्या कि 3 इक्वल charges of magnitude Q are placed as shown in figure। मतलब फिगर क्या है कि 3 इक्वल चार्जेस, ये फिगर हुआ है, यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q, यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q और यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q, ठीक है। 3 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, Q Q Q, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, है ना। और यहां से यहां तक की दूरी को L दिखाया गया है, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या दिखाया गया बेटा, L दिखाया गया है, और ये भी दूरी कितनी है बेटा, L ही है। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया बेटा, ये एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज के वर्टिक्स पे मतलब शीर्ष बिंदु पे 3 चार्जेज रखे गए हैं। त्रिभुज के शीर्ष पे कितने रखे गए बेटा, 3 चार्जेज रखे गए, और इस त्रिभुज की सारे भुजाओं की लंबाई क्या है बेटा, बराबर है, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे हिंदी में। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल हो गया बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे एंगल कितने डिग्री पे होते हैं बेटा, 60 डिग्री पे होते हैं। कितने एंगल पे होते हैं बेटा, 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं। अच्छा, तब क्वेश्चन पूछा कि फाइंड मान लो कि इसको A मान लो, इसको B मान लो और इस पॉइंट को C मान लो, है ना। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज placed at B। मतलब इस B पे जो चार्ज रखा गया है, इस पे कुल फोर्स, नेट फोर्स, कुल बल कितना लग रहा है, उसी के बारे में जानना है। मतलब फिर से एक बार हम समझ जाते थे क्वेश्चन को। कह रहे क्या कि 3 चार्जेज है बेटा। अब कितने चार्ज हो गए, 3 चार्ज हैं, वो ऐसे रखे गए। तो कह रहे क्या कि E वाला जो चार्ज है, मतलब B पे जो चार्ज रखा गया है, E वाला आवेश पे कितना बल लगेगा, उसी को हम लोग को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, बताना है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको इस पे फोर्स निकालना है, ध्यान से समझिएगा, तो इस पे बल पहले तो सोचो कौन कौन लगाएगा। तो ध्यान से देखो, कहां एक चार्ज यहां पे है और दूसरा चार्ज बेटा यहां पे है। तो सोचो कि ये वाला, इस पे बल निकालना है ना, तो इसको छोड़ना है बेटा, इसको नहीं लेना है। बाकी जितने इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये जैसे मान लो कि हम आदमी है, तो हम अपने से अपने पे बल नहीं लगाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है। हम पे जो बल लगेगा, जो हमारे आसपास के लोग हैं वही हम पे फोर्स लगाएंगे, है ना। वही सेम कंडीशन इस पे है। कहता है क्या कि इस चार्ज पे अगर बल लगाना है तो साहब इस चार्ज को छोड़ के बाकी जितने सारे चार्जेस हैं, उन सभी चार्जेस के कारण, सभी आवेशों के कारण इस पे बल आप निकालिए, फोर्स निकालिए। आप फोर्स निकालने के बाद सभी फोर्सेस को क्या कर दीजिए बेटा, जोड़ दीजिएगा, तो अपने आप रिजल्ट आएगा। मतलब ध्यान से देखें, देखो एक चार्ज क्या है, ये है, और दूसरा चार्ज क्या है, ये है। तो इस पे बल कौन कौन लगाएगा, तो इस पे बल एगो E वाला चार्ज लगाएगा, और इस पे बल एगो E वाला भी चार्ज लगाएगा, क्योंकि वो भी प्रेजेंट है। तो सोचो, अब ध्यान से देखना है, E वाला चार्ज इस चार्ज को
किधर की ओर बल लगाएगा। तो ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा। तो इसको बाहर की ओर धक्का देगा, तो बाहर की ओर धक्का देगा तो इस पे फोर्स लग जाएगा, एक फोर्स लग जाएगा ऐसे। वो लगेगा नहीं लगेगा, तो हाँ सर लगेगा। अब तुम सोचो कि ये फोर्स इधर कैसे लगा। तो हम आपको पढ़ाए हुए थे प्रॉपर्टीज में कि साहब कि जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगेगा। मतलब दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो सीधी रेखा होगी उसी के डायरेक्शन में, उसी की दिशा में ये बल लगता है। आइए दूसरा, अब एक चार्ज ये भी है तो ये भी तो इस पे बल लगाएगा बेटा। तो ये इस पे बल किधर लगाएगा, तो ये इसको, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर की ओर धक्का देगा, जबकि ये इसको किधर धक्का देगा, इधर की ओर। तो हमें इस पे फोर्स नहीं निकालना है, हमें किस पे फोर्स निकालना है, इस पे। तो ध्यान से देखिए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आप देख लीजिएगा तो एक बल इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो इसके कारण बल, ए के कारण जो बल होगा एफ ए मान लीजिए, और बी के कारण जो बल होगा, सी के कारण जो बल होगा उसको एफ सी मान लीजिए। वैसे ये दोनों फोर्सेस आपको बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बेटा, मतलब मैग्नीट्यूड इनका बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, हम आपको समझाते हैं कि साहब चूंकि फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर का स्क्वायर, यही ना होता है। अब तो ध्यान से देख, के तो कांस्टेंट वैल्यू सब में वही रहेगा। Q1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर FA की बात करें तो FA के लिए Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q। तो अगर हम FA की बात करें, समझिएगा बेटा, तो लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L, तो L का स्क्वायर। जबकि FB के FC अगर FC के बारे में बात कीजिएगा, मतलब ये जो C वाला चार्ज है इस B वाले पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा। तो ध्यान से देखो, इसमें भी क्या होगा, के Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में बल लगा रहे हैं तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी। इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, L है, तो क्या है बेटा, L का स्क्वायर कर देंगे। बोलो, अब तुम ध्यान से देख, जो FA है वही FC भी है, तो क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं हो गए, हाँ सर ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एक काम करो, इसको भी लिख दो F और इसको भी लिख दो F। बात समझ में आई, क्यों ऐसा लिखे वो समझ में आया, क्योंकि साहब दोनों चार्जेस, दोनों फोर्सेज में चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे है वही चार्जेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, जो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी यहाँ पे है और वही दोनों चार्जेस के बीच की दूरी यहाँ पे है। इसलिए ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा और ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्सेस का मान क्या होगा, बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये तो समझाने के लिए था, अब समझिए थोड़ा सा। कहता है क्या कि सबसे पहले क्या करना है कि अब ऐसे नहीं कि साहब अब हमको तो यहां पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, तो इसे बी पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन चार्ज बी बराबर फोर्स ऑन ड्यू टू चार्ज ए प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज सी। क्या ऐसे करके ये नहीं लिखेंगे के क्यू क्यू बाई एल का स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाई एल का स्क्वायर बराबर 2k बाई एल का स्क्वायर। बाबू ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि साहब आपको पता होना चाहिए कि जो बल होते हैं वो बल होते हैं हमारे सदिश राशि, मतलब वो जो हमारे फोर्स होते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी के पास अपना डायरेक्शन भी होता है। देखो ये जो बल लग रहा है इधर की ओर, जबकि ये बल क्या लग रहा है, इधर की ओर, इसलिए इनका जो सम होगा वो वेक्टोरियल सम होगा, है ना। बीजगणितीय योग नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा बेटा, वेक्टोरियल सम होगा, वेक्टर के जरिए जोड़ेंगे। तो तुम ध्यान से देखो कि आपने पढ़ा होगा वेक्टर में कि एक फोर्स इधर की ओर और एक फोर्स इधर की ओर लग जाए, तो सोचो अगर इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है या कुछ भी होगा, तो साहब इनका नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या लिखेगा, तो नेट फोर्स बराबर होता है अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 2f इंटू एफ कॉस थीटा। यही होना जाएगा, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर,
नहीं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उनके बीच का जो एंगल होता है वही थीटा लिखते हैं। तो ये हो गया वेक्टोरियल अलजेब्रा। तो इसलिए इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो इनका वेक्टोरियल अलजेब्रा के बराबर होगा। तो कभी भी बेटा ऐसे सिंपल अलजेब्रा से फोर्स को मत जोड़िएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ध्यान से देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आइए, एक चीज और आपको वेक्टर में बताया गया था कि अगर किसी पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहे हो और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, बराबर है, तो साहब जो नेट फोर्स होगा, इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा इनके क्या होगा बेटा, बीचों बीच से जाता है। तो ध्यान से देख बेटा, ये भी F है और ये भी F है, तो इसका जो नेट फोर्स जाएगा वो कुछ एकदम बीचों बीच जाएगा। कैसे जाएगा बेटा, एकदम बीचों बीच जाएगा। मतलब तू ध्यान से अगर देखोगे तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा तो 60 डिग्री होता है बेटा, तो इसका बीचों बीच गया है तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का अधिया। ठीक है, तो खैर हमें क्या निकालना है बेटा, एफ नेट। जो एफ नेट होगा वो इस एफ ए वेक्टर से कितना नीचे होगा बेटा, तो 30 डिग्री के एंगल पे होगा, और यही इसका बेसिकली डायरेक्शन भी हो गया। अब हमको एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ध्यान से देख बेटा, करना क्या है, आपको यहां पे लिखना है एफ नेट ऑन चार्ज बी। ठीक है, तो एफ नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। पढ़ा था ना, तो हाँ वेक्टर में पढ़े होंगे। आइए, F1 का वैल्यू कितना है बेटा, किसी को F1 मान लो, किसी को F2 मान लो, मान लो इसी को F1 मान लो, क्योंकि दोनों बराबर है। F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 गुने F गुने F cos थीटा। अब आओ, थीटा याद है, थीटा क्या था, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री। क्योंकि ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखोगे, cos 60 डिग्री। बोलो यहां तक एकदम समझ में आए, कोई शक, कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है। अंडर रूट मार लो f का स्क्वायर प्लस, अभी सॉल्यूशन है, प्लस 2f स्क्वायर, f इंटू एफ स्क्वायर। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2, है ना। तो ये 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया, f का स्क्वायर f का स्क्वायर अंडर रूट 3f स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, और रूट से f बाहर निकल जाएगा तो रूट 3f, यही कितना हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई। और कितने एंगल पे ये नेट फोर्स लग रहा है, तो साहब ए वेक्टर से 30 डिग्री डाउन पे लग रहा है, काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए, ये सब बोर्ड के लिए करा रहे हैं बेटा, है ना, कंपटीशन जब कराएंगे, स्टार्ट करेंगे तब आपको बता देंगे। आइए, जल्दी लिख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अगला, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। मान लो बेटा अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, ठीक है, कह रहे कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब इसके सारे साइड्स क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो ये साइड हो गए ए, ये भी साइड आपका मान लीजिए ए, ये भी साइड आपका मान लीजिए ए, और ये भी साइड क्या हो जाएगा बेटा, आपका ए ही हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो कह रहे क्या कि एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जो साइड्स हैं उन वो क्या है बेटा, ए हैं, और इनके वर्टेक्स पे चार्ज दिया गया है, मान लो Q Q Q Q। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि ये वर्टेक्स 1 2, ये वर्टेक्स 3, ये वर्टेक्स 4। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन
चार्ज प्लेस्ड एट पोजीशन 2। ठीक है, मतलब इस सेकंड नंबर पोजीशन पे जो चार्ज रखे गए हैं बेटा, इस पे कितना फोर्स लगेगा वही आपको क्या करना है बेटा, बताना है। तो घबराने की बात नहीं है। अभी हम आपको तरीका क्या बताए, तो तरीका बताए क्या कि साहब जिस पे फोर्स निकालना है उसको छोड़ दीजिए और बाकी जितने सारे फोर्स चार्जेज हैं उन सभी चार्जेस के द्वारा इस पे फोर्स लगा दीजिए। उसके बाद उनका क्या करना है, वेक्टोरियल सम कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन बना लेना है। क्वेश्चन बनाने के बाद सॉल्यूशन के लिए एक अलग डायग्राम बनाना है हम इसी में बना दे रहे आइए, अब तुम सोचो कि साहब इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, ये सब क्या है बेटा, पॉइंट चार्ज है, ये सब इस पॉइंट पे रखे गए हैं। ठीक है, आइए शीर्ष पे पॉइंट पे ये रखे गए हैं। ठीक है, ऐसे। अब तुम ध्यान से देख, एक नंबर पे जो चार्ज रखा गया है तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये इसको क्या करेगा बेटा, इधर की ओर धक्का देगा एफ से। अच्छा, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा बेटा, इधर की ओर धक्का देगा। 1 के कारण है तो F1 मान लो, 3 के कारण है तो इसको F3 मान लो। क्योंकि अभी मान लो कि आपको नहीं पता है कौन फोर्स बराबर है और कौन फोर्स नहीं बराबर है। और ये जो 4 पे चार्ज रखा गया है वो 2 पे फोर्स कैसे लगाएगा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अरे 4 के कारण, 4 पे जो चार्ज रखा गया है Q, ये वाला भी Q, इस Q पे तो धक्का लगाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव नेचर के चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो ये इसको क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा। तो कैसे धक्का देगा, तो फोर्स जो लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, इसका मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा बेटा, यही ना हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग, मतलब दोनों चार्ज को जोड़ने वाली सीधी रेखा, यही ना हो जाएगी। तो हाँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम सोचो कि ये चार्ज इसको क्या करेगा, इसी लाइन पे ऐसे इसको रिपेल करेगा। इसको भी हम ब्लू कलर से ही ब्लैक कलर से दिखा लेते हैं। ये हो जाएगा F4। ठीक है, आइए अब तुम ध्यान से देखो, ये क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है, और वर्ग का क्या है, ये डायगोनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल। डायगोनल को बोलते हैं शायद हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, व्यास, नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं ना, व्यास तो अलग चीज है। खैर जो भी होगा इसको डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। अब कहते हैं क्या कि ध्यान से देख, कहते हैं क्या कि ये जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये जो डायगोनल है वो ऐसे होता है, वो डायगोनल ऐसे होता है। तो ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर का कि वर्ग का जो डायगोनल होता है वो हमेशा बेटा 45 डिग्री पे रहता है। मतलब इन दोनों एंगल, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। स्क्वायर के साइड कितने एंगल पे होते हैं बेटा, 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये 45 डिग्री पे ही जाएगा। तो तुम ध्यान से देख, अगर ये 45 है तो साहब ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये भी 45 डिग्री ही होगा। अब तो ध्यान से देख, आपको क्या करना है, अब यहीं पे वैल्यू नहीं लिखना है बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे, एक सेकेंड, यहां पे तो F का मान पुट ही नहीं किए हो, गड़बड़ हो गया। F का मान तो पुट ही नहीं किए बेटा। F का मान क्या था, रुकना बेटा, इस वाले क्वेश्चन में देखो तो क्या था, ऐसे था ना, एक स्क्वायर था, यहाँ पे Q था, Q था, Q था, और ये L था, है ना। तो ये वाला चार्ज इस पे इधर की ओर फोर्स लगाया था ना F से, तो किसी चूंकि सभी, और ये इस पे किधर की ओर लगाया था, यही F के बराबर लगाया था, और दोनों F तो बराबर ही था। तो F का जो मान होगा, F का जो वैल्यू होगा, F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, बाई R का स्क्वायर, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका √3 और F का मान अब यहां पे पुट करना है लास्ट में। जब आप ऐसे कर लीजिएगा बेटा तब यहां पे कीजिए, F बराबर K Q1 Q2 का मतलब क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर बाई L का स्क्वायर। ये आपका क्या यह होगा बेटा, यहां पे आंसर हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कि बेटा कि यहाँ पे F का वैल्यू ये हो गया, यहाँ पे F का वैल्यू ये हो गया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जब यहाँ पे उस K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा, फिर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आपको वैल्यू कहां पुट करना है, तो जब आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जब यहां तक आ गया उसके बाद आपको वैल्यू पुट करना है। वही चीज हम आपको देखो इस क्वेश्चन में भी समझाने वाले हैं, ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया बेटा।
कि f का वैल्यू कितना होगा, k क्यू क्यू बाई l का स्क्वायर। तो क्यू क्यू को क्या बोलेंगे, q का स्क्वायर। आइए, संजोग से मिटाए नहीं थे। अब ध्यान से देख बेटा, यहां ध्यान से देख, ये f1 है, ये f3 है, ये f4 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो f1 का जो जितना f1 होगा उतना ही f3 भी होगा। क्या है, तो ध्यान से देख, f1 क्या है, तो f1 में जो चार्ज है क्या है, q और q ही है, और उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, a है। और f3 में जो चार्ज है वो क्या है, q और q ही है, और उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है बेटा, a ही है। इसलिए f1 और f3 ये दोनों हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। और इस f का जो मान होगा कोई भी रख लो, तो f बराबर हो जाएगा k q1 q2, मतलब q इंटू क्यू क्या हो जाएगा बेटा, q का स्क्वायर बाई उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, k q1 q2 बाई r का स्क्वायर। और r की वैल्यू यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, a दिया हुआ है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आइए इस f4 का वैल्यू निकालने के लिए, f3 भी वही यही हो जाएगा, क्योंकि f1 भी f के बराबर है, f3 भी f के बराबर है। f का मान कितना कर दिए, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आइए अब f3 के बारे में बात करते हैं, मतलब ये जो चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको देखें। तो f बराबर क्या होता है, k q1 q2, तो ये भी q है और ये भी क्या है, q है, तो k q1 q2 बाई r का स्क्वायर। तो उन दोनों के बीच की ये दूरी कितनी होगी, तो ध्यान से देख बेटा, अगर ये वाला a है और ये वाला a है, तो सोचो कि ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज नहीं बनते जा रहा है, ये a हो गया, ये a हो गया। ऐसे देख तो आया समझ में। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, रूट 2a स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 2a, ये हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2a। इन सब का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आई तो सोचो इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो दूरी हो गई रूट 2a के बराबर। तो k q1 q2 बाई r का स्क्वायर, तो r कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। आइए अब कहता है क्या कि सर यहां पे तो तीन गो फोर्स आ गया है, अब तीन गो फोर्स के कारण इसका रिजल्टेंट कैसे निकाले। तो बेटा देख, आपको तो रिजल्टेंट आता है सिर्फ और सिर्फ 2 गो का निकालने, ध्यान समझना। आपको रिजल्टेंट किसका आता है, 2 फैक्टर अगर दिए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने आता है, 3 का तो रिजल्टेंट ट्रायंगलों से नहीं निकाल सकते हैं। तो आप एक काम करो, तुम ध्यान से देखो, एक फोर्स ये वाला है और एक फोर्स ये वाला है, तो ये भी F के बराबर है और ये भी F के बराबर है। तो दोनों फोर्सेज अगर बराबर होंगे तो उनका रिजल्टेंट कहां जाता है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों फोर्स के एकदम बीचों बीच जाएगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। नहीं, एक इधर हो रहा है, एक इधर जा रहा है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का आधा क्या जाएगा, 45। मतलब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा इसी लाइन पे जाएगा, मतलब जिस लाइन में F4 है उसी लाइन पे F1 और F3 का रिजल्टेंट आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो F1 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 2 फोर्सेस अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है बेटा अगर 2 फोर्सेस FF है और इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट रूट 2f के बराबर होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां ध्यान से देखिए, लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F3। F1 और F3 का पहले रिजल्टेंट निकाल लो। तो इसका F नेट निकलेगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। तो ध्यान से देख कितना जाएगा, अंडर रूट F1 का वैल्यू कितना है F, अभी मान नहीं पुट करेंगे। F3 का वैल्यू क्या मान लिया हम लोग, F2 F cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। तो कितना आ गया अंडर रूट, ये F और F ये क्या हो जाएगा
2f², और ये वैल्यू तो 0 हो गया, तो ये 2f² का मतलब क्या हो जाएगा, √2f। तो ये रिजल्टेंट निकल गया बेटा। F1 और F3 का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है √2f के बराबर, और √2f का मान कितना हो जाएगा, तो √2, और f का वैल्यू कितना है निकाले हैं बेटा, f का वैल्यू है k q1 q2 मतलब qa²। नहीं, आइए अब क्या है कि ध्यान से देख बेटा, कह रहे क्या कि अब ये √2f और ये f4, अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो √2f हो गया, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। अब आपको जो नेट फोर्स चाहिए इन दोनों को सम कर दीजिएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, तो अब एक फोर्स ये हो गया, अब एक फोर्स F4 हो गया, दो ही फोर्स बच गए अब, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट नाउ नेट फोर्स acting on charge q placed at position 2, मतलब सेकंड नंबर पोजीशन पे जो चार्ज रखे गए हैं इस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा। तो अब इस पे जो टोटल फोर्स या नेट फोर्स जो आपको निकलेगा है ना, अब ये नेट फोर्स आ रहा है, तो नेट फोर्स आ रहा है आपका वो हो जाएगा √2f प्लस f4, नहीं, और √2 और f की वैल्यू कितनी है kq²/a², तो kq²/a² प्लस f4 का वैल्यू कितना है बेटा, निकाले हुए हम लोग kq²/2a²। बोलो है कि नहीं है। अब इसको बस सॉल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। उसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं, इसलिए एफ नेट बराबर हो जाएगा kq²/a² दोनों में है तो उसको निकाल लो बाहर, kq²/a² दोनों में है, बाहर निकाल लिया, इधर बचा √2 प्लस 1/2। बाबू इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, समझ में आया? एक बार और समझा दूं, ध्यान से देखिए, ये डायग्राम को हम फिर से समझा देते हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखें। वो ध्यान से देखें। ध्यान से कह रहा है कि यहां पे जो चार्ज रखा गया है Q चार्ज है ना, यहां पे जो चार्ज रखा गया है Q चार्ज, इस Q चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्सेस लगेंगे तो किसके कारण, चार्जेस के कारण। तो कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज एगो, दूगो, तीन गो चार्ज है, तो तीनों चार्ज इस पे क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे। तो अब क्या करना है, हर एक के कारण आपको फोर्स निकाल लेना है और उसको वेक्टोरियल सम कर लेना है। तो ध्यान से देख, ये चार्ज इस पे किधर बल लगा रहा है बेटा, इधर की ओर, वो मान लिया F, और 3 नंबर चार्ज इस 2 नंबर चार्ज पे बल किधर लगाएगा, इधर की ओर। काहे लगाएगा, तो ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा, जबकि ये इसको इधर की ओर धक्का देगा, ऊपर की ओर। ये इस चार्ज को इधर की ओर धक्का देगा, जबकि ये चार्ज इस चार्ज को इधर की ओर धक्का दे रहा है। तो साहब अगर हम इसके पे फोर्स निकालते ना, तो इसके कारण यहाँ पे फोर्स इधर की ओर होता, लेकिन हमें फोर्स किस पे निकालना है, इस पे, तो इसलिए ये चार्ज इस पे बल इधर की ओर लगाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कह रहे हैं क्या कि साहब कि जितना मैग्नीट्यूड ये चार्ज इस चार्ज पे, जितने मैग्नीट्यूड से ये बल लगा रहा है, उतने ही मैग्नीट्यूड से ये वाला चार्ज भी इस चार्ज पे लगाएगा। क्यों ऐसा, तो क्योंकि साहब ये भी Q है और ये भी Q है, और इनके बीच की दूरी क्या है, A है, और इस वाले पे देखिए, इस वाले फोर्स के कारण, तो ये भी Q है और ये भी Q है, यहाँ पे भी क्या है, Q है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, A है। तो इसलिए जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा, उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा। लेकिन ये वाला चार्ज इस चार्ज पे सेम फोर्स नहीं लगाएगा। क्या है कि चार्जेस तो बराबर हैं, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वो चेंज हो गई है बेटा, और वो दूरी कितनी हो गई है, √2a। इसलिए साहब
इसलिए Q, ये वाला 4 नंबर चार्ज इस Q पे बल किधर लगाएगा बेटा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये लगाएगा इधर की ओर। दिस इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज 4, है ना। अब तो ध्यान से देख, ये दोनों तो बराबर है, अब इसका नेट फोर्स निकालना है। तो एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि साहब ये जो लाइन डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्क्वायर का डायगोनल, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अब याद नहीं उतना, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर का डायगोनल। अब ये जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल हमेशा कैसे होते हैं बेटा, 45 डिग्री पे होते हैं। किस पे होते हैं बेटा, 45 डिग्री पे। तो तुम सोचो कि अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं क्या कि हमें अब 1 गो 2 गो 3 गो फोर्स है, अभी 3 गो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो 3 गो फोर्स का रिजल्टेंट हम लोग को ट्रायंगल लॉ से नहीं आता है। उसके लिए क्या करना होगा, तो किसी भी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद चूंकि 2 का रिजल्टेंट निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर उस फोर्स का दूसरे के साथ में रिजल्टेंट निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, तो हम कौन 2 फोर्स चूज करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको चूज करेंगे। क्या है कि साहब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए हम इन दोनों को कर ले रहे हैं पहले। आप चाहें तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए, तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट वहां पे निकाले हैं साहब, वो क्या है, इसको हम मान लिए थे F1 और इसको मान लिए थे F3, और इसको भी F माना था और इसको भी क्या माना था, F माना था। तो साहब F1 और F3 फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा, तो वो आ गया √2F, और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो F बराबर होगा KQ1 Q2 बाई R का स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर बाई A का स्क्वायर, यही आ गया था। ये भी F वही हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A का स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो था वो कितना आ गया, √2F। तो तुम सोचो कि साहब F1 और F3 का रिजल्टेंट आ गया √3F, और ये कहां पे जाएगा, तो हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं कि अगर 2 फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो उसका रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों फोर्सेस के एकदम बीचों बीच में जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो साहब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से पास करेगा, तो एकदम बीचों बीच, मतलब 45 डिग्री। तो ये भी लाइन तो 45 पे है ना, इसी लाइन इसीलिए इसी लाइन पे ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आ जाएगा, और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2F। मतलब F1 और F3 का रिजल्टेंट आ गया बेटा √3F। अब ये दोनों फोर्सेस हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हमारे पास जो फोर्स दिखा, ऐसे फोर्सेस दिखा बेटा, एक दिखा √2F पे और एक दिखा F4, ठीक है। अब F4 का वैल्यू कितना होगा, F4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देख, जब F4 निकाल रहे हैं तो F4 किन दोनों चार्जेस के बीच का है, तो एक ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज। तो लिख लीजिए F बराबर KQ1 Q2, मतलब Q तो Q का स्क्वायर बाई उन दोनों बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2A का होल स्क्वायर, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, उनके बीच की दूरी यही है। तो कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई 2A का स्क्वायर। अब साहब क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इनका जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपल अलजेब्रा के थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर किन्हीं 2 फोर्सेस के बीच का एंगल अगर बेटा क्या हो रहा है, अगर 2 फोर्सेस अगर किसी एंगल पे होंगे तो कभी भी वो सिंपल अलजेब्रा फॉलो नहीं करेंगे। वो कैसे फॉलो करेंगे बेटा, वेक्टर अलजेब्रा। तो इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, सिंपल एडिशन कर देंगे और जो भी करेंगे तो यहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे आ जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो इतना लिख लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा हम आपको घर से बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसको बना के लेके आइएगा, ठीक है। इसी भी बेस पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को घर पे बनाइएगा। अब बनाने के बाद आप हमको ये दिखाइएगा बेटा, है ना। आइए चलिए हम क्वेश्चन दे देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 हमें स्क्वायर पे ही दे रहे हैं, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, यहां पे चार्ज हो गया Q। अब Q ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू में ले लो, यहाँ पे 2 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम, यहाँ पे 3 कूलम, यहाँ पे 6 कूलम का चार्ज है, ठीक है। और ये स्क्वायर है, इनकी बीच की दूरी 1 मीटर है।
तो अगर ये स्क्वायर है, SQUARE, स्क्वायर का मतलब बेटा वर्ग, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए सारे बराबर होंगे। अब हम आपको पूछेंगे इसमें कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन -4 कूलम चार्ज। बाबू इसको एगो को माइनस कर लीजिए, है ना, नया वैरायटी आ जाएगा। अब तो ध्यान से देख, आपको क्या कह रहा है कि -4 कूलम के चार्ज पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वही निकालना है, 4 कूलम पे कौन कौन से फोर्स लगा रहे हैं। तो ध्यान से देख, जो भी चार्जेस होंगे वही नहीं लगाएगा इस पे। तो एक चार्ज क्या है 2 कूलम, तो 2 कूलम इसको क्या करेगा बेटा, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो अपनी ओर खींचेगा तो फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा मतलब किधर, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। तो ये दोनों चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग है उधर ये लगाएंगे। तो तुम ध्यान से देखो कि ये 2 कूलम वाला चार्ज इस पे क्या लगाएगा, किधर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। ठीक है, इसको मान लीजिए A, इसको B, इसको C, इसको D, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू A, इधर की ओर हो जाएगा। बोल होगा कि नहीं होगा, हाँ। अब B वाला इस C वाले पे फोर्स किधर लगाएगा, तो ये भी प्लस में और ये माइनस में, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो ये फोर्स इधर लगाएगा और ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू C। अच्छा, अब D बच गया, तो ये D इसको किधर लगाएगा, तो ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर खींचेगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर ही ना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू D। अब आपके पास कितने फोर्सेज हो गए, 3 फोर्सेज हो गए, तो इन्हीं का रिजल्टेंट आपको निकाल लेना है। तो कुछ नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, क्या है कि ये वाला फोर्स FC और FD दोनों क्या हो जाएंगे, नहीं वो निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। यहां पे 3 कूलम कर लो बेटा, ठीक है, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आप निकालिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन करते हैं। अब कहता है क्या कि ऐसे ही बेटा बहुत सारे वैरायटी आपको बनाए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आपसे पूछ दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी आपको बना के लाना है, दिक्कत होगा तो हम बताएंगे। ये भी मान लो स्क्वायर है, ये क्या है बेटा, स्क्वायर है, और इसकी साइड लेंथ क्या मान लीजिए, A मान लीजिए। यहां पे चार्ज है Q Q Q Q, और एकदम सेंटर में है चार्ज कैपिटल Q, है ना। तो क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैपिटल Q। मतलब इस Q चार्ज पे, ये Q चार्ज कहां पे, एकदम सेंटर पे है, कहां पे बेटा, एकदम सेंटर पे है। तो इसी Q चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा उसी के बारे में आपको क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है, बताना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। तो हाँ, क्या करना है हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे और ऐसे लाइन ज्वाइन कर लीजिए। अब ये वाला चार्ज इस Q चार्ज को क्या धक्का देगा, इधर की ओर। ये वाला चार्ज इस पे किधर धक्का देगा, इधर की ओर। ये वाला चार्ज इस पे किधर धक्का देगा, इधर की ओर। और ये वाला चार्ज इस पे किधर धक्का देगा, इधर की ओर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नेट फोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0। इस पे हमको नेट फोर्स कितना, आंसर कितना मिल जाएगा, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, करके दिखाना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब अभी बोर्ड के लिए ही चल रहा है बेटा, है ना, कोई कंपटीशन वाला न्यूमेरिकल अभी नहीं करा रहे हैं।
आइए, एक इतना अगर आपको कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगाने अगर आ गया है बेटा, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। What is the definition of वन कूलम्ब चार्ज? मतलब एक कूलम्ब चार्ज को आप क्या करें बेटा, परिभाषित करें। क्वेश्चन आपसे ये पूछा, 2 नंबरिया क्वेश्चन आपसे आता है बेटा, है ना, प्योर बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। कहते हैं क्या कि एक कूलम्ब के चार्ज को परिभाषित करें। क्वेश्चन इसका हिंदी में हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे करना है। क्या करना है कि आपको एक कूलम्ब चार्ज को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। तो सोचो क्या लिखोगे। आपको क्या करना है कि यहां पे एक पॉइंट चार्ज देके एक कूलम्ब लिख लेना है, और एक पॉइंट चार्ज यहां देख के एक कूलम्ब लिख लेना है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी आपको क्या ले लेना है बेटा, मात्र 1 मीटर ले लेना है। कितना ले लेना है, 1 मीटर ले लेना है। अब कहता है क्या कि साहब किसी भी एक चार्ज पे अगर आप फोर्स निकालिएगा तो वो कितनी होगी। तो ध्यान से देख बेटा, इसको पॉइंट मान लो A और इसको पॉइंट मान लो B। अगर आप इस चार्ज पे बल की बात देखें तो इस पे बल कौन लगाएगा, तो साहब इस पे बल जो A पॉइंट पे जो 1 कूलम्ब वाला चार्ज है वही ना इस पे बल लगाएगा। तो किधर की ओर लगाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में। किधर की ओर बल लगाएगा, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। और ये F का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा, तो F बराबर होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो K का वैल्यू होगा 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 की वैल्यू 1 गुने 1 बाई उनकी बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर का स्क्वायर। ये कितना में आ जाएगा, ये न्यूटन में आ जाएगा। तो यहां पे कीजिएगा तो कितना आ गया बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि साहब अगर इफ 1 कूलम्ब of charge is kept in vacuum at a separation of 1 meter, then it repel a similar nature of charge by 9 into 10 to the power 9 then it repel a similar nature of charge by 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। हाँ ध्यान से देखिए, कह रहे क्या कि साहब इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, अगर 1 कूलम्ब का अगर आवेश इज केप्ट इन वैक्यूम, मतलब अगर निर्वात में रखा गया हो एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पे, देन तब इट रिपेल अ सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। मतलब कि अगर कोई चार्ज वैक्यूम में रखा गया है, अगर कोई एक कूलम्ब का चार्ज बेटा वैक्यूम में रखा गया है, निर्वात में रखा गया है, तो वह सिमिलर नेचर वाले चार्ज को, मतलब समान जातीय वाले चार्ज को, समान नेचर वाले चार्ज को
इतने न्यूटन से 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन से क्या करता है बेटा, रिपेल करता है। इसी को बोलते हैं बेटा 1 कूलम। मतलब अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर एक कूलम के आवेश को, अगर एक कूलम के आवेश को, जल्दी जल्दी लिखिएगा, एक कूलम के आवेश को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो वह आवेश किसी दूसरे समान जाति वाले आवेश को 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। बाबू ये 2 नंबर के लिए है। डिफाइन अगर कह दे कि 1 कूलम के चार्ज को परिभाषित करे तो क्या कीजिएगा कि अगर दोनों चार्ज के बीच में अगर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगता है, कब, जब 1 मीटर की दूरी हो और चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, 1 कूलम, ठीक है, तभी 1 कूलम होगा, तभी वो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट आइए बेटा, अब यहां से हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन की ओर मूव करना चालू करेंगे बेटा, ठीक है। आइए आपको एक बताए थे कि साहब जो कूलम्स लॉ होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसमें द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो हमने आपको बताया था चूंकि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, एफ नेट ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 0। नेट फोर्स सिस्टम पे कितना होता है, 0 होता है। अगर नेट फोर्स सिस्टम पे 0 होगा तो साहब हमने कहा था कि मोमेंटम, मतलब LINEAR, लीनियर मोमेंटम विल कंजर्व। लीनियर मोमेंटम हमारे क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। इसी पे क्वेश्चन यहां पे ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं क्या कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है बेटा, Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, मान लो अभी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R1 है। समझिएगा बेटा, 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी अभी कितनी है बेटा, R1 है। कह रहा है क्या कि ये वाला चार्ज को यहां पे फिक्स किया गया है, फिक्स्ड है, और ये है मूवेबल चार्ज, मतलब मूव कर सकता है। इसको अगर यहां से छोड़ दीजिए तो ये भाग जाएगा। तो सोचो यहां पे ये रेस्ट में है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी है, 0 है। हम कहें कि बेटा कि जब इसको छोड़िएगा, छोड़ने के बाद जब ये चार्ज Q2 इस चार्ज से R2 दूरी पे आ जाएगा, इस चार्ज से R2 दूरी पे आ जाएगा, उस समय इसकी रफ्तार वेलोसिटी कितनी होगी वही बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q2 when
it is at a distance r2, इसको मिटा देते हैं, when it is at a distance r2। आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आई, कह रहे क्या कि ये Q1 है, Q2 है, पहले Q2 और Q1 के बीच की दूरी R1 थी, और जब ये Q1 Q2 के बीच की दूरी R2 हो जा रही है तब उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी। तो पहली बात कि साहब कि ये यहां से यहां तक जाएगा, क्यों? इसलिए जाएगा कि साहब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, धक्का देगा। तो जब धक्का देगा तो ये इधर भागेगा, तो धक्का देगा, इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा, और जैसे ही इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा बेटा, तो फोर्स इधर लगने से पार्टिकल पे, अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स हो जाएगा, तो नेट फोर्स होने से पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। नेट बल होने से, नेट फोर्स होने से पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करने का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, चेंज होती जाएगी, और यहां से यहां तक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, आइए अगर मानते हैं इसका मास m है, वैसे इसके मास से कोई लेना देना नहीं है, और इसका मास भी क्या है, m है, चार्ज Q2 मास m, ठीक है, ये m क्या है, इसका मास है। ठीक है, आइए अब कह रहे हैं क्या कि ध्यान से देखिए, चूंकि आप देखोगे कि नेट फोर्स क्या है, 0 है, ये इस पे इधर की ओर नहीं बेटा, यहां पे हम लोग मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देख बेटा, कह रहा है क्या कि साहब ये वाला तो फ्री है, ये मूव कर सकता है आगे की ओर, लेकिन साहब ये फ्री नहीं है, इसको यहां पे फिक्स्ड किया गया है। तो फिक्स करने का मतलब साहब कोई इसको पकड़ के यहां पे रखा हुआ है, तो ऑलरेडी कोई दूसरा आदमी भी इस पे फोर्स लगा रहा है। तो ये वाला फिक्स्ड होने के कारण बेटा, अगर ये भी मूवेबल होता और ये भी मूवेबल होता, दोनों मूवेबल होता, तो साहब हम यहां पे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते थे, लेकिन अभी इस पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि साहब इन दोनों चार्जेस में एक चार्ज फिक्स्ड है और दूसरा चार्ज क्या है, मूवेबल है। तो मूवेबल है, अगर दोनों चार्ज मूवेबल होंगे, ये भी फ्री होगा, ये भी फ्री हो, तब बाबू मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है, तो हम लोग इससे निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो पहले निकाल ले। नहीं तो ध्यान से देखिए, तो आप देखो कि ये जो फोर्स है वो बेटा फोर्स होगा वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहां से जैसे ये इधर की ओर भागना चालू करेगा तो बेसिकली Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो क्या करने लगेगी बेटा, बढ़ने लगेगी। और जैसे ही दोनों चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी तो साहब R चेंज हो जाएगा, और R दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को कैसे दिखाएंगे, R से। तो R जैसे ही चेंज हो जाएगा तो ये फोर्स भी क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए फोर्स भी हमारी क्या हो गई बेटा, वेरिएबल हो गई। इसलिए अब क्या है कि हम क्या करेंगे, वेरिएबल के लिए एक तरीका आपको बताए थे, किसी भी R डिस्टेंस पे जाइए और dr थिकनेस का एक स्ट्रिप काट लीजिए, और मान लीजिए कि इस R डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए कोई भी फोर्स F लग रहा है। ठीक है, तो तुम सोचो, ये वाला नहीं, आप सोचो कि किसी भी R डिस्टेंस जो फोर्स लग रहा है F, तो वो F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q2 separated at a distance R। तो उस समय जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, यही लगेगा बेटा। तो किसी भी R डिस्टेंस पे जो फोर्स लगेगा वो ये लग गया। तो तुम सोचो, अगर फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज कितना हो जाएगा इस टाइम पे, किसी भी R डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन होता है बेटा फोर्स पर यूनिट मास। अगर आप देखिएगा
तो A बराबर हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, इसको M से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटू M। तो ये हो जाएगा किसी भी R डिस्टेंस पे इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो फोर्स वेरिएबल है इसलिए एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि साहब ये R क्या है, चेंज कर रही है पॉइंट टू पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत। हाँ, अब तुम सोच, अब एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो साहब A बराबर होता है V dV अपॉन dx। क्या हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं, तो हाँ लगाते हैं, तो यही लिख दीजिएगा, क्योंकि A बराबर क्या होता है, V dV अपॉन dx को क्या लिखेंगे यहाँ पे R, तो dr बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू M। अब सबको एक साथ कर लीजिए, या V dV बराबर क्या हो जाएगा, V dV और dr को उधर कर लो, K Q1 Q2 बाई M, ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इधर कर दिया dr बाई R स्क्वायर। अब इसको क्या करने की जरूरत है बेटा, इंटीग्रेट, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो कहां पे चाहिए, तो हमें चाहिए जब उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जा रही है, R2 हो जा रही है तब। अब देखो, जब उन दोनों के बीच की दूरी जब उन दोनों के बीच की दूरी क्या थी बेटा, लिमिट पुट करेंगे, R1 थी। जब दोनों चार्जेज के बीच की दूरी क्या थी, R1 थी, तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, 0। लिमिट पुट करेंगे। अब फाइनल में देखो कि जब दोनों चार्जेस के बीच की दूरी क्या हो गई, R2, तो उस समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V, और यही V हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। तो साहब V dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V स्क्वायर बाई 2, और लिमिट चढ़ा दीजिएगा 0 से V तक, इधर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई M। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, नहीं कैसे, तो ये हो जाएगा 1 बाई R स्क्वायर, dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन R के पावर -2, तो R के पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, R के पावर -1 बाई -1, तो -1 बाई R। बोलो कोई दिक्कत, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 बाई R, मतलब 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई R। कोई दिक्कत नहीं आई। अब आइए क्या लिखेंगे, या V स्क्वायर बाई 2, तो एक बार लिमिट V पुट करो तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 0, बराबर K Q1 Q2 बाई M इंटू, तो अगर माइनस में है लिमिट चढ़ा लो बेटा R1 से R2, तो माइनस में है तो पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, यही आप R2, या V स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा K Q1 Q2 बाई M इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, या V बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 उधर गुना कर दो, तो 2 K1 Q2 M इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में। यही आपका क्या मिल गया बेटा, आंसर। ठीक है, तो एक काम करो, अभी इसका तो कोई यूज़ अभी नहीं पड़ा था, है ना, तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।